हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग नारी शक्ति वंदन अधिनियम के बारे में चर्चा करेंगे कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम क्या है, ये क्या इसको पारित करने के पहले भी प्रयास किए जा चुके हैं या ये पहली बार है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी 2010 में महिला आरक्षण बिल राज्यसभा से पारित किया जा चुका था, परंतु कुछ कारणों के कारण लोकसभा में पारित नहीं हो सका था। महिला आरक्षण बिल की जो इसमें मान्यता थी कि इसको कितने प्रतिशत तक महिलाओं को आरक्षण दिया जाना चाहिए, तो वो 1/3 की मांग हुई थी, परंतु ओबीसी ने भी अलग मांग की, जिसके कारण यह पारित नहीं हो पाया था। महिला सशक्तिकरण के लिए ये जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम है 2023 में पारित हो चुका है। लोकसभा से भी ये महिलाओं को राजनीतिक तौर पर सशक्त करेगा। और यदि हम अपना इतिहास पलट कर देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि जो एक स्थिति ऐसी भी थी जहां नारी को सिर्फ भोग्य के तौर पे माना जाता था और उनकी कोई अपनी स्वयं की पहचान नहीं थी। नारी को सती प्रथा, विधवा विवाह, बाल विवाह जैसे कई प्रताड़नाओं से गुजरना पड़ता था। वहीं धीरे धीरे हमारे कई विचारक और हमारे नेता ऐसे हुए जिन्होंने इस पे कदम उठाए और जिसके कारण ब्रिटिश काल में ही सती प्रथा का विरोध हुआ, विधवा विवाह का समर्थन हुआ कि जो महिलाएं विधवा हो सकती हैं वो भी दोबारा से विवाह करके अपना जीवन यापन कर सकती हैं। और अगर सती प्रथा का देखें तो ये बहुत ही ज़्यादा क्रूर व्यवस्था थी जो कि नारियों के प्रति एक दयनीय स्थिति थी। अगर हम आज का ऐतिहासिक तौर पे देखते हैं तो नारी काफ़ी ज़्यादा सशक्त हुई है, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र में हो, जैसे कि उसका एनसीसी में भाग लेना, ठीक है, एनसीसी में भाग लेना, सेवा क्षेत्र में नारी का देख लीजिए, औद्योगिकरण में नारी का देख लीजिए, या फिर कई ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें नारी आज काफ़ी ज़्यादा बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। यहाँ तक कि अगर हम सिविल सेवा का रिज़ल्ट भी देखते हैं तो फर्स्ट रैंक से लेकर 10 रैंक तक आधे से ज़्यादा प्रतिशत तक महिलाओं ने ही भाग लिया है और इसमें भी महिलाओं का ज़्यादा अनुपात मिलता है। और अगर हम इसका राजनीतिक पक्ष में देखें तो हमारी एक सरपंच हैं जिन्होंने MBA किया हुआ था और वो गांव की हरियाणा की सरपंच होने के बावजूद उन्होंने इतना ज़्यादा स्थानीय लेवल पे कार्य किया कि उनको UN तक बुलाया गया और वहाँ भी जाके उन्हें सम्मानित किया गया कि अगर महिलाएं के हाथ में सत्ता और पावर दी जाती है तो लोगों का कल्याण वो अच्छे ढंग से कर सकती हैं। ख़ास तौर पे वंचित वर्ग के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन और ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार मिल सकते हैं। ये हरियाणा की सरपंच ने साबित किया है कि अगर महिला का विकास रुक जाता है तो पूरे देश का विकास रुक सकता है, क्योंकि महिलाएं ही, चाहे वो घर में हो चाहे बाहर हो, हर एक जगह उनका योगदान ज़रूरी है। और अगर मैं बात करूँ राजनीतिक क्षेत्र में तो पंचायतों में 1/3 रिजर्वेशन मिला हुआ है और 1/3 रिजर्वेशन का कुछ राज्यों ने कर रखा है, वो उनकी स्वयं की मर्ज़ी है। और राजनीतिक क्षेत्र में अब महिलाएं लोकसभा में बैठेंगी और वो खुद नीति नियम कानून बनाएंगी, तो जाहिर सी बात है वो महिलाओं की स्थिति को ध्यान में रख कर ही नीति और नियम बनाएंगी, जिससे महिलाओं तथा वंचित वर्ग का काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहन होगा और महिलाओं की स्थिति और भी ज़्यादा बेहतर होगी। और जो हमारी PDS प्रणाली चल रही है उसमें भी कुछ पारदर्शिता की कमी है, भ्रष्टाचार है, जिसके कारण जो हंगर इंडेक्स आया है उसमें भारत की स्थिति 144 है, जो काफ़ी ज़्यादा गिरी हुई है। भारत में कुपोषण और वो चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग और चाइल्ड मोरालिटी जैसी कई समस्याएं ऐसी हैं जिसके लिए सरकार ने काफ़ी ज़्यादा काम किए हैं, जैसे कि PDS प्रणाली और PDS प्रणाली महिलाओं के लिए और छोटे बच्चों की पढ़ाई के लिए हमारे आर्टिकल 14 में है कि बच्चों को आर्टिकल 21 ये कहता है
कि शिक्षा का अधिकार सभी छोटे 6 से लेकर 14 वर्ष तक बच्चों को दिया जाना चाहिए, जो कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की नीति के ज़रिए सरकार ने ये योजना लागू की है। अगर किसानों की बात करें तो किसान क्रेडिट कार्ड हो गया, प्रधानमंत्री आवास हो गया, जन धन योजना हो गई, और अगर देखिए और भी ज़्यादा देखते हैं तो जल के लिए भी सरकार ने कई प्रयास किए हैं जिसमें कि आयुष्मान कार्ड जो कार्ड बनाया जाता है वो लोगों के स्वास्थ्य के लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जो लोग आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं वो उनको स्वास्थ्य की सुविधाएं उचित रूप से नहीं मिल पाती हैं, जिसके कारण उनकी मृत्यु दर काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही थी। और इसलिए भारत ने आयुष्मान योजना लॉन्च की और इसके तहत हर व्यक्ति को 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष दिए जाते हैं, ताकि वो अपना बेहतर से बेहतर इलाज करवा कर अपना जीवन यापन कर सके तथा उनके ऊपर जो आर्थिक बोझ है उसे कम किया जा सके। बैंकों का राजनीतिकरण तथा एकीकरण करके सरकार ने काफ़ी ज़्यादा वित्तीय समावेशन को भी प्राप्त किया है, जिससे जो कि पहले लोगों का बैंक में खाता नहीं होता था, वो वित्तीय समावेशन के कारण जनधन योजना उन्होंने लॉन्च की, जिसके कारण वित्तीय समावेशन हुआ। और आज अगर देखा जाए तो काफ़ी हद तक ये समस्या ख़त्म हो चुकी है। भारत एक डिजिटल युग की तरफ बढ़ रहा है और डिजिटल युग में अगर देखा जाए तो 57% से ऊपर लोग गांव में भी डिजिटल हो चुके हैं, वो भी इंटरनेट का यूज़ करते हैं। और भारत एक सशक्त भारत की ओर बढ़ रहा है। भारत की अगर विदेश नीति की बात करें तो विदेश नीति भारत अपने हित में फैसले लेता है और उसके लिए वो किसी से भी मतलब कतराता नहीं है कि उसे जो करना है, जो अपने हित में उसका हो सकता है, वो फैसला वो लेता है। और राजनीति का अगर देखा जाए महिलाओं के बारे में तो उत्तर प्रदेश की जो पार्षद हैं, जो मंत्री हैं, वो उन्होंने झांसी ज़िले में जाकर महिलाओं को सपोर्ट किया काफ़ी ज़्यादा। और महिलाएं अब पार्षद में पंचायती चुनाव में और हर एक मेयर का चुनाव हो, हर एक जगह महिलाओं का प्रभुत्व बढ़ रहा है, जो कि एक अच्छी खबर है। और हमारे देश में नारी को प्रोत्साहित किया जा रहा है। और गांधी जी का भी कथन था कि जब तक नारी आगे नहीं बढ़ती है तब तक समाज आगे नहीं बढ़ सकता है। ये कदम नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा दे रहा है, जो कि एक सुखद घटना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और अगर इसमें कुछ कमियां हो गई हों या फिर आपको कुछ हमें बताना है तो कमेंट के ज़रिए आप बता सकते हैं। थैंक यू।